जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। मैं ज्योति शर्मा राजस्थान कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक चल रही है अपने, जो कि राजस्थान के आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनके भी क्लास 6 से रिलेटेड टॉपिक है, ये मानचित्र से रिलेटेड, तो उनके लिए ये बहुत उपयोगी है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। कक्षा 6 के भूगोल की बुक है और चैप्टर नंबर 4। तो स्टार्ट करते हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ग्लोब के महत्व के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, और ग्लोब के अध्ययन में कुछ सीमाएं भी होती है। जैसे कि हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन पृथ्वी की कुछ भाग जैसे देश, राज्य, जिलों, शहरों तथा गांव के बारे में अगर हम अध्ययन करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। भाई, पूरी पृथ्वी का अध्ययन हमको करना होता है तो हम ग्लोब की सहायता से कर सकते हैं, लेकिन किसी भाग का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब उसमें उतना उपयोगी साबित नहीं होता। जब हम किसका उपयोग करते हैं? जब हमें मानचित्र का उपयोग करते हैं, क्योंकि मानचित्र पर ज्यादा जानकारियां उस क्षेत्र की हम अर्जित कर सकते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मतलब जैसे एक गोल, उसको चपटी सतह पे उतारना, हालांकि ये काम काफी मुश्किल होता है, लेकिन चपटी सतह पर उतार के, कागज पर उतार कर मानचित्र का अध्ययन किया जाता है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। मतलब कुछ मानचित्र ऐसे होते हैं जो छोटे क्षेत्र और कुछ ही तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। मतलब एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक साथ बहुत सारे नक्शों को रख दिया जाता है। जैसे विश्व का है, सारे देशों का है, जैसे हमारा देश एक भारत है तो भारत का, फिर भारत के राज्यों का, इस तरीके से बहुत सारे मानचित्रों को एक जगह रख दिया जाता है। उनकी एक छोटी सी बुक बना दी जाती है। उस बुक को क्या बोलते हैं हम? एटलस। आपने भी देखा होगा, एटलस में बहुत सारे नक्शे होते हैं विश्व का, अनेक देशों का, फिर जैसे हमारा देश है भारत तो उसका, फिर उसमें भी राज्यों का, इस तरीके से एटलस एक नक्शों की बुक होती है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हम ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोब पर तो हम निश्चित स्थान का पता कर सकते हैं कि कहाँ पर ये स्थान स्थित है, अक्षांश देशांतर रेखाओं के द्वारा, लेकिन उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक वातावरण और राजनीतिक स्थिति, इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? इसके लिए मानचित्र की जरूरत पड़ती है। तो मानचित्र क्या है? अलग अलग स्थितियों का निर्धारण करता है। जैसे राजनीतिक मानचित्र होते हैं, भौगोलिक मानचित्र होते हैं, थीमेटिक मानचित्र होते हैं। तो इन मानचित्रों के द्वारा क्या है कि हम अलग अलग क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, क्या है, ग्लोब के बजाय हम मानचित्र से किसी क्षेत्र विशेष के बारे में जानकारी अधिक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोब से हम उतनी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे भौतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र आदि। इस प्रकार से मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। भौतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र के अंतर्गत स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो पृथ्वी, हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की प्राकृतिक जो संरचनाएं हैं, प्राकृतिक जो आकृतियां हैं, उनके बारे में, जैसे पर्वतों, पठारों, नदियों, मैदानों, महासागरों इत्यादि को जो मानचित्र दर्शाते हैं, इन चीजों को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? इन चीजों को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। मतलब ये भौतिक मानचित्र भी कहलाते हैं या फिर इनको उच्चावच
मानचित्र का नाम भी दे दिया जाता है। ये पृथ्वी की प्राकृतिक संरचनाओं को दर्शाते हैं। और ऐसे मानचित्रों से हम जो प्रकृति की प्राकृतिक संरचना है, कहाँ पे क्या स्थित है, कौन सा पठार कहाँ स्थित है, कौन सी नदी कहाँ से होकर बहती है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम भौतिक मानचित्र का उपयोग करते हैं। और ये मानचित्र हमें ग्लोब की अपेक्षा बहुत ज्यादा जानकारी प्रदान करते हैं। फिर नेक्स्ट है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जैसे कोई देश है, राज्य है, कोई शहर है, तो उनकी सीमा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, कहाँ, और उनकी राजनीतिक स्थिति कि भाई जो सीमा का निर्धारण किधर होकर किया गया है, ये सारी चीजें किसमें, राजनीति से जो संबंधित मानचित्र होता है, राजनीतिक मानचित्र, उसमें निर्धारित स्थान सब पता लग जाता है, हमें उसमें दिया हुआ रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में होता क्या है कि कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे थीमेटिक मानचित्र क्या करता है? विशेष रूप से जानकारियां प्रदान करता है थीमेटिक मानचित्र। जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। मतलब थीमेटिक मानचित्र में सड़क, परिवहन कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है, कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से होकर गुजरते हैं, तो ये सारी जानकारी हमें कौन से मानचित्र से मिलती है? थीमेटिक मानचित्र से। फिर उसके अलावा कि वर्षा कौन से क्षेत्र में कितनी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, इसकी जानकारी मिलती है। फिर कौन से क्षेत्र में वन कितने हैं, सघन वन कितने हैं, सदाबहार वन कहाँ पर है, ये सारी जानकारी हमें किससे मिलती है? थीमेटिक मानचित्र। मतलब ये विशेष चीज की जानकारी देते हैं ये मानचित्र। इन मानचित्रों की दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका उचित नामकरण भी किया जाता है। जैसे इन मानचित्रों से हम कुछ ये सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं, तो उनका क्या कर दिया जाता है? विशेष नामकरण कर दिया जाता है इन मानचित्रों की सूचनाओं के आधार पर। अब स्टूडेंट्स, आपको पता होगा मानचित्र के कितने घटक होते हैं? मानचित्र के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? 3, दूरी, दिशा और प्रतीक। अब हम इनमें से एक एक को पढ़ लेते हैं। शुरुआत में दूरी, तो चलो दूरी को स्टार्ट करते हैं। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के पन्ने पर दर्शाता है। मतलब पूरे विश्व के किसी भी भाग को छोटा कर, ग्लोब पे तो थोड़ा उसको बड़ा हिस्सा आता है ना, तो उसको छोटा कर के किसी भी कागज पे या मानचित्र में दर्शाते हैं, और उसके बारे में मतलब ग्लोब की अपेक्षा अधिक जानकारी हमको प्राप्त होती है। ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। मानचित्रों को क्या किया जाता है? छोटे पैमाने पर। वही किसी बड़े स्थान को दर्शाने के लिए हम छोटे से एक नोटबुक में या छोटे से कागज पे अगर वो बना रहे हैं मानचित्र, तो मानचित्र बनाते हैं तो फिर उसका पैमाना भी छोटा कर दिया जाता है ना, इस तरीके से। क्योंकि अगर बड़ा पैमाना रहेगा तो उस कागज में वो आ नहीं पाएगा फिर। लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। लेकिन इनको सावधानी से मतलब छोटा किया जाता है कि पैमाना छोटा कर दिया जाता है, तो उस हिसाब से लिख दिया जाता है कि भाई ये इतने सेंटीमीटर का मतलब इतना हो, तो वो संख्या लिख दी जाती है जिससे देखने वाले भ्रमित ना हो और वास्तविक दूरी वो ही रहे जो उस स्थान की वास्तविक दूरी है, वो मानचित्र में भी वही रहे, बदले नहीं। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। मतलब आपके विद्यालय और घर की दूरी कितनी हो गई? 10 किलोमीटर, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर दूरी से व्यक्त किया गया है। जिसे मानचित्र पर कितने दूरी से व्यक्त किया गया है? 2 सेंटीमीटर। तो इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का
1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। मानचित्र किसको दर्शाएगा? 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा मानचित्र। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पैमाने के बिना अगर हम मानचित्र का निर्माण करते हैं तो वो सही नहीं होता, वो गलत होता है। इसलिए पैमाने का निर्धारण पहले किया जाता है, फिर मानचित्र का निर्माण किया जाता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। अगर हमको पैमाना पता है तो हम किसी भी मानचित्र पर दिए गए किसी भी स्थान के बीच की दूरी का क्या है, आसानी से पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। बड़े बड़े भागों को अगर मानचित्र पर दर्शाना होता है तो हम किसका उपयोग करते हैं? पैमाने, छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं, क्योंकि भाग बड़ा है, बड़ा भाग है तो उसके लिए पैमाना ऑटोमेटिक छोटा ही निर्धारित किया जाएगा और छोटे पैमाने का फिर हम उपयोग, जैसे किसी पूरे महाद्वीप या किसी देश, तो देश तो बहुत बड़ा है, उसको छोटे से कागज पे उतारेंगे तो उसका पैमाना छोटा कर दिया जाएगा। तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। 5 सेंटीमीटर स्थल के कितने किलोमीटर को दर्शाता है? 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहेंगे। इस मानचित्र को कौन सा कहेंगे? छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहेंगे। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, छोटा क्षेत्र जैसे गांव या शहर, कोई कस्बा, उसको कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्रों की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्रों की अपेक्षा क्या करेंगे? अधिक जानकारी प्रदान करेंगे। अब नेक्स्ट है दिशा। दिशा में क्या होगा स्टूडेंट्स? अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर U लिखा होता है। यह तीर का निशान किसको दर्शाता है? यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? उत्तर दिशा को। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। इसे कौन सी रेखा कहा जाता है? इसे उत्तर रेखा भी कहा जाता है। आपने देखा होगा, कोई भी मानचित्र आपने देखा होगा तो उसकी दाहिनी तरफ तीर का निशान दिया रहता है ना ऊपर ऐसे, और वो किसको दर्शाता है? हमेशा उत्तर दिशा को, और इसको उत्तर रेखा भी कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। हमें उत्तर के बारे में पता होता है तो हम बाकी दिशाओं का पता आसानी से लगा सकते हैं। 4 मुख्य दिशाएं जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम, ये क्या है? वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं जो बीच की 4 दिशाओं, ये 4 दिशाएं हैं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, तो इनके बीच में जो दिशाओं का निर्धारण किया जाता है वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। कौन से बिंदु कहे जाते हैं? प्रधान दिग्बिंदु। बीच की 4 दिशाएं जैसे उत्तर पूर्व, तो इसको ऊ पूर्व लिख के व्यक्त करते हैं। फिर दक्षिण पूर्व के लिए दक्षिण पूर्व लिख देते हैं, द पू लिख के फिर व्यक्त कर देते हैं। दक्षिण पश्चिम के लिए द और प लिख देते हैं तो इसको व्यक्त कर देते हैं, तथा उत्तर पश्चिम के लिए ऊ प लिख के इसको, इन दिशाओं को व्यक्त कर देते हैं। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का क्या किया जा सकता है? पता लगाया जा सकता है। जैसे वही चारों दिशाओं की जानकारी तो है, और इन बीच वाली रेखाओं की वजह से क्या है? किसी भी स्थान की सही जानकारी का पता लगाया जा सकता है कि वो स्थान वास्तव में कहाँ पर स्थित है।
अब देखो, हम दिक् सूचक की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। दिक् सूचक यंत्र क्या होता है, ये दिशा का ज्ञान कराता है और दिशा दिशा संबंधित सूचना हमको देता है। तो इसकी सहायता से हम किसी भी दिशा का क्या है, पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इस यंत्र की सहायता से जो मुख्य दिशाएं हैं ना, उनका पता लगा लिया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा कहाँ पर होती है, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। उत्तर और दक्षिण दिशा को मतलब ये हमेशा, मुंह तो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होता है और दूसरा सिरा किसकी तरफ रहता है, दक्षिण दिशा की तरफ रहता है, जो इसकी चुंबकीय सुई दिशा का ज्ञान करवाती है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रतीक। तो प्रतीक यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक क्या है, प्रतीक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को, जो कुएं होते हैं उनको दिखाना क्या है, संभव नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इतना स्थान, इतना स्पेस उसमें होता नहीं है कि इन चीज़ों को भी व्यक्त किया जाए। फिर इन चीज़ों को व्यक्त कर दिया जाता है तो फिर यही चीज़ें आ पाएंगी, क्योंकि कागज पर मानचित्र को उकेरा गया है। तो इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। मतलब छाया और रंग और विभिन्न छोटे छोटे से ऐसे प्रतीक दे दिए जाते हैं, जिनसे सिंबल दे दिए जाते हैं, जिनसे ये अनुमान लगा लिया जाता है कि भाई इस स्थान पर रेलवे क्रॉसिंग होगी या रेलवे लाइन होगी, यहाँ पे सड़क होगी तो पक्की होगी, कच्ची होगी, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला, मतलब इन सब के लिए क्या है, प्रतीक बना दिए जाते हैं। जैसे कोई नहर आ रही है, तालाब आ रहा है, तो उन सबके प्रतीक निर्धारित कर दिए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। इन प्रतीकों की सहायता से मानचित्र बनाना बहुत आसान होता है और हमें ये भी पता रहता है कि आने इस स्थान पर क्या हो सकता है उन प्रतीकों के माध्यम से। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है हम कहीं ऐसे स्थान पर जाएं हम जहाँ की हम भाषा नहीं समझ सकते, लेकिन प्रतीकों के माध्यम से तो समझा जा सकता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है या क्या होगा, या हम किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं तो हम प्रतीकों के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। मतलब मानचित्रों की एक पूरे विश्व की एक भाषा होती है, तो जो भी विश्व का, चाहे वो कहीं का भी निवासी हो विश्व में से, वो मानचित्र को देखकर आसानी से समझ सकता है कि ये कहाँ, ये रास्ता का, ये स्थान कहाँ पर है, ये रास्ता कहाँ पर है, ऐसे समझा जा सकता है। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। मतलब ये जो प्रतीक, ये जो सिंबल बनाए गए हैं, उसके लिए एक साथ अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनी थी। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। रूढ़ प्रतीक मतलब पहले से चले आए प्रतीक, पौराणिक, इसलिए रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए किया जाता है। भाई रंगों के स्थान से भी आराम से पहचाना जा सकता है कि भाई नीले रंग का इस्तेमाल किया है तो विश्व में का कहीं का भी व्यक्ति हो तो वो आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि ये जलाशयों की सूचना दे रहा है। भूरा रंग पर्वतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो भूरा रंग देखते ही कहीं का भी इंसान हो, विश्व का में कहीं का भी हो, तो वो अंदाजा लगा लेता है कि ये पर्वतों के बारे में कह रहा है। पीला रंग पठारों का और हरा रंग होते ही हम मैदानों का अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई ये मैदान हो सकते हैं, मैदान हो सकते नहीं, मैदान का है। फिर होता है रेखा चित्र।
रेखा चित्र भी एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित होता है। मतलब रेखा चित्र का कोई आधार नहीं होता। कोई व्यक्ति है जो बना देता है कि भाई पैमाना, कोई व्यक्ति खाका बना देता है। जैसे हम कोई व्यक्ति हमारे घर आ रहा है और हमसे वो रास्ता पूछे तो हम उसको क्या करेंगे, एक रेखा चित्र के माध्यम से समझा देते हैं कि भाई उधर से ऐसे ऐसे, पर वो एक कोई पैमाने पर बना हुआ थोड़ी होता है। इसलिए रेखा चित्र क्या है, पैमाने पर आधारित नहीं होता, स्थानीय प्रशिक्षण के आधार पर आधारित होता है कि हम स्थानीय समझ के आधार पर उसको बनाते हैं। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण क्या करता है, बना सकता है और आपको बता सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता के खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र या मानचित्र कहते हैं। लेकिन इसका कोई पैमाना निर्धारित नहीं होता और ना ही दूरी जो जितनी इसमें खाके में इसमें रेखा चित्र में बनाई जाती है उतनी दूरी जरूरी नहीं है, वास्तव में हो या नहीं हो, ज्यादा भी हो सकती है। इस तरीके से ये जो रेखा चित्र बनाए जाते हैं। फिर एक होता है खाका। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। तो इसी के साथ आज अपना ये पूरा हुआ चैप्टर 4। इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र है, तो वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र है थीमेटिक। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है, तो नीले रंग का इस्तेमाल हमेशा जलाशयों को दिखाने के लिए किया जाता है। दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है, तो दिक्सूचक का उपयोग मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका पता लगाने के लिए किया जाता है, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। और पैमाना आवश्यक है, तो पैमाना किसके लिए आवश्यक है, पैमाना मानचित्र निर्माण के लिए आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स आप अपना ये चैप्टर पूरा हुआ। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्लास में हम 5वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।